गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजित हियर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और हम इस नए सेशन में शुरू कर रहे हैं अपने पास एक नया चैप्टर जो बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। जेई और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि छोटे से सेक्शन में एक आध दो सवाल आ जाते हैं, आपके रेगुलर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी से, आपका सरफेस टेंशन से, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है प्रॉब्लम। सिलेबस में लेट आने के कारण 11th में क्या हो जाता है कि इस पार्ट को शुरू करते समय 12th के समय आ जाते हैं, तो ज़्यादातर कोचिंग संस्था वगैरह इसे थोड़ा फास्टली निकल जाते हैं और थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है, जिसके कारण इसके प्रॉब्लम नहीं बन पाते। तो हम लोग इजी वे में इसे देखेंगे, 7-8 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं, बेसिक है, बातों को केवल समझना आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली एक विजुअल होना चाहिए, तब ये चैप्टर ज़्यादा आसान लगेगा। और इसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद ही पढ़े तो ज़्यादा बेहतर। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए तो इस चैप्टर को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारे पास प्लेलिस्ट में होगा वीडियोस, जिसे आप जाकर देखें, उसे पढ़ें और उसके बाद इसे अटेम्प्ट लें। इस चैप्टर का नाम अलग अलग बुक में, अलग अलग संस्था के पैकेज में डिफरेंट नेम से होगा। कहीं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन को सेपरेट करता है, कहीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से रख रहा है। मैं वो हेडिंग दे रहा हूँ जो आपके सबसे फेमस बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ने दिया है, इसका नाम सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को के वेरिएशन को समझा जाए, क्या होते हैं वेरिएशंस, उसके हिसाब से। फर्स्ट हमें जो समझना है वो है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा था। तो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप आपके विजन को देखने की कोशिश की है, ताकि हम समझ सके कि मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या होगा या स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली बात यह है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। यह बात एकदम क्लियर है कि अगर हम किसी स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं तो स्ट्रक्चर के बारे में पहला पॉइंट जो हम सोचते हैं वो ये है कि स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल और एटम का बना होगा, जो बेसिक वे में हमें क्लियर है। ठीक है, अगर हम इसके आगे सोचें तो हम इसके आगे ये सोचते हैं कि एन एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। शायद यह भी क्लियर। पहली बात यह हुआ कि मैटर्स किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स और एटम से। एटम किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, आगे देखें तो न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब कि सिंपल चीज, पहले देखें मैटर्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, एटम तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम कंबाइंड वे में न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम अपने विजन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे विजन में पहला क्या हुआ कि मैटर जो बने होंगे मॉलिक्यूल एटम से। दूसरी बात, एटम जो बना है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। तीसरी बात, न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना। चलो भाई स्टेप बाय स्टेप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। आगे देखें कि न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेटिंग डिफरेंट न्यूक्लियस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब हम स्ट्रक्चर को सोच रहे हैं, न्यूक्लियस कैसे बचा होगा या स्ट्रक्चर कैसे न्यूक्लियस बना होगा। तो आप कहोगे कि सर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है जिसके कारण वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है और अपने न्यूक्लियस को बनाता है। मतलब कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का मेन रीजन है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलो आगे देखें। आगे है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, दीज फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो पहली बात समझ लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का क्या कारण है, तो भाई न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या कारण है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, प्रोटॉन के बीच में डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फोर्स लग रहे होंगे और उनके बीच में जो फोर्स और अट्रैक्शन नेट होगा उसके कारण एक एटम का स्ट्रक्चर बना होगा। चलो भाई आगे कहता है कि द फोर्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। यस, सिंपल चीज कि डिफरेंट एटम्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम मैटर तक पहुंचने जा रहे हैं, जस्ट देखेंगे। आगे हम अगर गए तो कह रहा है द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स एज सीन बाय अस। मतलब आप सब चीज को एक बार में सम अप करते हैं क्योंकि ये पॉइंट बाय पॉइंट दुनिया के मैटर्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम सोचना चाहते हैं।
तो स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास पॉइंट बाय पॉइंट ये आ रहा है कि जो भी मैटर्स होंगे मॉलिक्यूल और एटम के बने होंगे। ओके, जो भी एटम होंगे वो किसी न किसी के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बने होंगे, इतना हमें मालूम है। न्यूक्लियस जो होगा उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन्स होगा और न्यूट्रॉन्स होगा, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। यह हमारा हुआ एटम्स या मैटर्स के बीच में कि हम किस लेवल तक, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पहुंचे। उसके बाद हम रहे कि न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो न्यूक्लियॉन्स है वो अपना स्ट्रक्चर बना के रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का अपने आपस में, प्रोटॉन्स का आपस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, और इसके बीच जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है वो एटम के स्ट्रक्चर को बना के रख रहा है, ठीक है। एटम्स का दूसरे एटम्स के साथ जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण एक मॉलिक्यूल्स बन रहा है, और मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो मैटर्स के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, और जो मैटर हम देख पाते हैं। यह बेसिक आइडिया रहा कि दुनिया में स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है तो किस तरह से हम सोच पाएंगे, ठीक है। सारा चीज 9th लेवल पर था, क्लियर होगा, बट की पॉइंट्स में आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर देखेंगे कि इंट्रा एटॉमिक और इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या है, या फिर इंटर एटॉमिक या इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस के वेरिएशन को समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है उन चीजों को। The force between two atoms can be typically represented by the potential curve. Yes, ये potential curve क्या है उसे समझते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि दो के बीच में फोर्स को हम टिपिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं पोटेंशियल कर्व से। तो पोटेंशियल कर्व को मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हमारा काम थोड़ा सा आसान होगा और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पोटेंशियल कर्व है क्या, क्या बताता है, कैसे वैरी करता है। पोटेंशियल कर्व कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं और ये हुआ डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स और पार्टिकल्स के बारे में बात करें। मैं इसे थोड़ा सा और बेहतर बना देता हूं, यह आर नॉट, ठीक है। यह पोटेंशियल कर्व है और इस पोटेंशियल कर्व से आपके बारे में कह रहा है कि जो फोर्स है उसे समझा जा सकता है। अब इस फोर्स से समझने का मतलब क्या है, कैसे हम पोटेंशियल कर्व से समझेंगे, इस चीज को देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन एटम्स डिक्रीजेस फ्रॉम लार्ज वैल्यूज, द पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेस एंड बिकम नेगेटिव। थोड़ा सा समझ ले, अगर हम दो एटम्स के बीच की सेपरेशन बहुत ही ज्यादा रखे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा रखने पर तो ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पर आपको 0 दे रहा, और सेपरेशन जैसे जैसे घटा रहे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइड में, नेगेटिव वाई एक्सिस को प्लॉट कर रहा है। मतलब कि जैसे जैसे अगर हम सेपरेशन, दो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन घटाते हैं, हमें कह रहा है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिल रहा है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का केस क्या है, तो लोग समझिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी घटता है या नेगेटिव होता है, इसका मतलब कि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी को घटाएगा, नेगेटिव सेंस में लेकर के जाएगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा तो वो पॉजिटिव सेंस में। मतलब हमारा कहने का मतलब कि अगर हम फोर्स को समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एटम्स के बीच में सेपरेशन जैसे जैसे बड़े सेपरेशन से घटाओगे, आप क्लोज करते चले जाओगे, आप कहोगे कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रही है, घटते चल जा रही है, मतलब कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। जस्ट नोट्स में भी हम देख ले जो हम आपको बताना चाहते हैं। दिस शोज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दिस रेंज, मतलब कि आप जैसे सेपरेशन को घटाते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता हुआ दिखता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसलिए कर्व पर मत जाइएगा कि कर्व कहां से हुआ, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है और वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। आप एक बात को देखें तो यहां पर ये कर्व में देखा जाए तो इस कर्व में एक पर्टिकुलर वैल्यूज आर नॉट पर यह मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। और यह मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि यहां पर नेट फोर्स 0, या फिर बोल सके कि वह इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को बता रहा है। मतलब यहां पर अट्रैक्शन, रिपल्सन, नेट फोर्स 0 और वो एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को दिखाए, ठीक है ना। जस्ट नोट कर लीजिए कि सेपरेशन पर्टिकुलर वैल्यू जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और यहां पर नेट फोर्स 0 एंड कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। आपके लिए पैरेलल नोट्स को लिख करके पहले से हमने बना के रखा। अगर हम इसके आगे देखें
तो हम कहें कि सेपरेशन को अगर फर्दर आप डिक्रीज करेंगे तो देखोगे कि अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। एक बार देखिए इनफाइनाइट से हमने डिक्रीज किया, डिक्रीज करने के कारण पोटेंशियल एनर्जी घटते गई, ठीक है। इस वैल्यूज पर मिनिमम मिली जहां हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम होगा, और घटाएंगे तो हम कहेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ने का मतलब है कि अब इस पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर सेपरेशन के बाद, अब उन पार्टिकल्स के बीच में जिनमें अट्रैक्शन लग रहा था, अब अट्रैक्शन ही रिपल्सन एक्ट करेगा। और ये अजीब व गरीब इंट्रा एटॉमिक फोर्स है जिसको समझना पड़ेगा कि एक ही दो ही पार्टिकल जब वो आपस में कुछ लिमिटेड दूरी पर है तो अट्रैक्शन है, ज्यादा नजदीक आ गए तो रिपल्सन, जो रियल लाइफ में हम लोग के साथ होता है। हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रखता है तो उनकी सारी बातें अच्छी लगती है, दोस्त बहुत ही बड़े प्यारे होते हैं और उनको सारी चीजें को अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो ज्यादा करीब हो जाते हैं तो उनकी सारी बातों पर, कुछ बातों पर हमें ऑब्जेक्शन होने लगता है और वह अब रिपल्सिव नेचर में चला जाता है। यही रियल लाइफ में है। मतलब क्या कि एकदम से दूर है, नो टच, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, डिस्टेंस घटते गया, अट्रैक्टिव नेचर डेवलप होते गया और एक पर्टिकुलर के बाद नेट फोर्स जीरो, मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। और उसके बाद और अगर सेपरेशन घटा, अब ज्यादा दोस्ती यारी हुई तो अब ये अट्रैक्टिव नहीं रिपल्सिव नेचर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अभी अपना डायनेमिक्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक। कर्व को नोट कर लें, सॉरी मैं आपके लिए नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज कर रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे में हम देख रहे हैं कि हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास आते हैं तो मॉलिक्यूल एटम्स का मतलब क्या है कि जब एटम्स जो है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि एटम्स को इस तरह से सजा कर रखा गया है ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल्स की बात करें, कोई मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक्स का मतलब हुआ जिसमें एक तरह से ज्यादा तरह के एटम को रखा जाता है, तो उनको इस फैशन में, इस तरीके से सजाया जाता है ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, और वहां पर वो स्ट्रक्चर को सस्टेन करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके फोर्स के बारे में तो कह रहा है कि दो एटम मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स है उसका जनरल नेचर होगा सेम एज जनरल नेचर ऑफ एटम। और जनरल नेचर ऑफ एटम अभी देखे थे कि जनरल नेचर ऑफ एटम क्या होगा दोस्त, तो हम जनरल नेचर ऑफ एटम देख रहे थे कि हमारे पास कुछ इस तरह, सॉरी, हमारे पास अगर ये सेपरेशन था, पोटेंशियल इस तरह से घटी और इस तरह से इनफाइनाइट पे चले गए, और हम कह रहे थे कि एक आर नोट वैल्यूज आएगा, हमारे करण अर्जुन आएंगे और हमें वहां पर मिनिमम पोटेंशियल मिलेगी, ठीक है। और वहां पर बोल सकते कि यह इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ठीक है। यह पोटेंशियल एनर्जी, यह हुआ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो समझ लेते हैं फिर से, अगर हम बहुत ही ज्यादा दूर पे हैं, नो पोटेंशियल एनर्जी, नो इंटरेक्शन। अगर डिस्टेंस जैसे जैसे घट रहा है, डिस्टेंस अगर घटते रह रहा है तो हम कर्व इस तरफ से जैसे जैसे डिस्टेंस घटा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज और घटते चली जाती है, और घटना बताता है अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है। एक वैल्यूज पर पहुंचेंगे, हमें वहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, यह हुआ इक्विलिब्रियम। और उसके बाद सेपरेशन को और घटाएंगे तो अब यह पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, मतलब कि अब अट्रैक्टिव ना, अब रिपल्सिव नेचर में चला गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझे कि मैकेनिक्स में, या फिर सॉरी, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जो समझने वाले हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखें कि एक स्ट्रक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, ठीक है। यह इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए हमारे लिए रहा। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि अब स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाएगा, वो क्या फैक्टर्स हैं जो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देते हैं, उनके फेज को मेंटेन करते हैं, उन सब चीजों को समझा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।